सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ललित क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपका क्लास 10th का भूगोल का चैप्टर नंबर 1, जो कि है आपका संसाधन। आज जो हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो गाइज़, ये जो है वीडियो का सेकंड पार्ट है। वीडियो का फर्स्ट पार्ट जो है वो मैंने ऑलरेडी करा दिया है। आज जो हूँ मैं वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उसे देखिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है फर्स्ट पार्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो आज स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है भारत में संसाधन नियोजन, यानी भारत में कैसे संसाधनों को जो है संभाल कर रखा जाता है। तो संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है, यानी संसाधनों को इकट्ठा करके रखना, यानी ठीक प्रकार से उनका यूज़ करना क्या है, बहुत कठिन है। जिसमें निम्नलिखित सोपान है। पहला यहाँ पर जिसमें बहुत सारे पॉइंट हैं कि हम जो है कैसे संसाधनों का नियोजन कर सकते हैं। तो देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना, यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देश में हमारे में जितने भी संसाधन हैं उन सब की एक टेबल बनाएंगे। उसके बाद इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना है। यानी उसके बाद हमें क्या करना है, टेबल बनाने के बाद उन्हें या तो मानचित्र पर दर्शाएं या उनका क्षेत्रीय सर्वेक्षण करें। कुछ भी करने, इन दोनों में से कुछ भी करने के बाद हमें अनुमान लगाना है उनके बारे में कि वो कितने हैं, यानी उनकी संख्या कितनी है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना, यानी संसाधन विकास के लिए जो योजनाएं लागू करनी पड़ेंगी हमें। उसके बाद हमारी जो टेक्नोलॉजी है, जो हमारे देश में कौशल लोग हैं जिनको सब नॉलेज है, उनको जो है उसका ढांचा तैयार करना पड़ेगा कि कैसे हम इनका कितना यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना, यानी जो भी आपकी विकास योजना है संसाधन को लेकर और जो भी राष्ट्र की विकास योजना है, यानी दोनों, एक व्यक्ति की और एक राष्ट्र की, दोनों योजनाओं को हमें साथ लेकर चलना होगा। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से प्रयास किए गए हैं। यानी प्रथम पंचवर्षीय, यानी जो हमारा देश आज़ाद हुआ उसके 5 साल के अंदर से ही, जो हमारे पहले 5 साल से, तब से ही हम बहुत सारी योजना बना रहे हैं और संसाधनों के नियोजन का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद जो आगे बढ़ते हैं, तो किसी क्षेत्र में के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। यानी विकास के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, बहुत सारी शर्तें होती हैं जो हमें विकास के लिए चाहिए और संसाधनों को संभाल कर रखना पड़ता है। यानी संसाधनों की हमें ज़रूरत पड़ती है अगर हमें विकास करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है विकास करने के लिए संसाधनों का बहुत अंधाधुंध उपयोग करें, उनको जो है बहुत सारा यूज़ उनका कर लें, उनका ह्रास होने लगे। इससे क्या होगा कि इससे विकास जो होगा वो तो होगा नहीं, लेकिन हमारे संसाधन खत्म हो जाएंगे। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। अब ऐसे प्रदेशों की बात करते हैं जिनमें संसाधन तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो फिर भी आर्थिक रूप से गरीब हैं, यानी उनमें ज़्यादा पैसा नहीं है। पिछड़े प्रदेशों की, इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हैं, और कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जिनमें संसाधन तो आपके कम हैं लेकिन वो प्रदेश आर्थिक रूप से, यानी पैसों में वो अमीर हैं आपके आर्थिक रूप से। ऐसा क्यों है? उपनिवेशन का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणियों के लिए मुख्य आकर्षण रहे। यानी जब हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी उपनिवेश आए शासन करने के लिए, तो उससे क्या हुआ कि जहाँ पर ज़्यादा संसाधन थे उन्होंने वहाँ पर अटैक करना शुरू कर दिया। अटैक किया तो वहाँ पर संसाधनों की तो कमी हुई, लेकिन वहाँ आर्थिक रूप से तो वो ठीक थे, तो इसलिए वहाँ पर संसाधनों की कमी हो गई है। उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। यानी उन्होंने क्या किया कि जो भी संसाधन थे, उनके पास टेक्नोलॉजी तो थी, तो उन्होंने उसका गलत उपयोग किया हमारे संसाधनों का और उनका शोषण किया। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं। यानी संसाधन कब उपयोगी होंगे, जब वहाँ पर हम टेक्नोलॉजी के साथ साथ ये ध्यान रखें कि संसाधन जो हैं वो परिवर्तित ना हो, यानी उनको जो है कमी ना आए हमारे संसाधनों में। उपनिवेश के
विभिन्न चरणों में भारत ने इन सब का अनुभव किया है। यानी जब अंग्रेज़ों ने राज किया तो भारत के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस बात का अनुभव किया, संसाधन जो है वो कम हो रहे हैं। अतः भारत में विकास सामान्यतः तथा संस्थागत संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं था, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। यानी इससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में जो विकास है वो केवल संसाधनों और लोग मतलब जो संसाधन है उन पर ही केंद्रित नहीं है। संसाधनों के साथ साथ वहाँ पर रहने वाले भारत के लोग, उसके बाद टेक्नोलॉजी, उसके बाद जो हमारा इतिहास है, उन सब चीज़ों पर संसाधन निर्भर करते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है संसाधनों का संरक्षण, यानी संसाधनों को हम कैसे बचाकर रख सकते हैं। तो संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों के विवेकहीन उपभोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक और आर्थिक पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। यानी संसाधन वैसे तो हमारी बहुत मदद करते हैं और हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जो संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि संसाधन खत्म होते जा रहे हैं। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। और ये जो समस्या है इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो विभिन्न स्तर हैं संसाधन के उनका संरक्षण करना चाहिए, यानी संसाधनों को हमें बचाना होगा। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत ही नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। यानी भूतकाल यानी पुराने समय से ही क्या रहा है कि संसाधन कम ख़त्म होते जा रहे हैं, तो नेताओं ने जो है बहुत ध्यान दिया इस विषय पर कि संसाधन ख़त्म ना हो। उदाहरणतः गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की है। यानी जो गांधी जी हैं उन्होंने भी ये कहा है कि संसाधनों को हमें बचाना होगा। और उन्होंने क्या कहा इस बारे में, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यानी ये स्टेटमेंट जो है आपको याद रखनी है गांधी जी की। और गांधी जी ने क्या कहा था कि हमारे पास लोगों की ज़रूरतों के लिए तो है, लेकिन जो लालच कर रहे हैं लोग संसाधनों को लेकर, उनके लालच के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। अगर वो लालच करेंगे तो संसाधन खत्म हो जाएंगे। और उन्होंने एक और बात कही कि हमारे पास पेट भरने के लिए, यानी हमारे पास ज़रूरत के लिए है, लेकिन हमारे पास पेटी भरने के लिए नहीं है। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। यानी जो शोषण हो रहा है, संसाधन जो ख़त्म हो रहे हैं, उनका ह्रास हो रहा है, किसके कारण? लालची लोगों के कारण, स्वार्थी लोग होते हैं। और उसके बाद जो हम टेक्नोलॉजी का अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी को विकसित कर रहे हैं कि वो उसका शोषण हो रहा है। वह अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और उसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पन्न के पक्षधर थे। यानी जो चीज़ टेक्नोलॉजी से बनी उसके खिलाफ थे वो, और जो चीज़ लोगों यानी बहुत सारे जन समुदाय द्वारा बनी गई हो उसके साथ थे, यानी उसके पक्षधर थे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है भू संसाधन, जो कि हमारे देश में कितनी भूमि है। तो हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों से इसका उपयोग करते हैं। यानी हम कहाँ रहते हैं? भूमि पर रहते हैं। और उसके बाद हम भूमि पर ही सब कुछ करते हैं। अधिकतर क्या सारी चीज़ें भूमि पर ही तो होती हैं। अतः भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक, वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएँ, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएँ भूमि पर ही आधारित हैं। यानी बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में जो भी हो रही हैं वो सब भूमि पर आधारित है। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सब सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। अब क्या है कि भूमि जो है वो हमारे पास सीमित है, क्योंकि 70% जगह पर तो पानी है हमारे देश में, हमारी पूरी दुनिया में, तो ज़मीन जो है वो बहुत कम है। तो इसलिए भूमि का जो है हमें बहुत सावधानी पूर्वक उपयोग करना होगा। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। यानी भारत में बहुत सारी भू आकृतियाँ हैं। क्या क्या पाया जाता है भारत में? पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं और द्वीप भी हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है। यानी जो 43% भू क्षेत्र है वो तो मैदान में है, यानी सपाट है, जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है। यानी हमारी पूरी दुनिया में जितना भी ज़मीन है, जितनी भी 100% में से 30% जो है हमारा कौन सा भाग है? पर्वतों का। वे कुछ 12मासी नदियों के प्रभाव को सुनिश्चित करते हैं, पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। यानी ये जो पर्वत हैं क्या क्या करते हैं? नदियों को बनाते हैं, नदियों को अपने साथ बहा कर लाते हैं और
पर्यटन को विकास करते हैं हमारे देश में या फिर पूरी दुनिया में। लोग पहाड़ों को अक्सर देखने के लिए आते हैं, सुंदर वादियों को देखने के लिए आते हैं, तो इसलिए ये भी आकर्षण का मुख्य केंद्र है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी है, यानी देश का जो 27% हिस्सा है वो पठार में है, यानी ना तो वो मैदान है पूरे रूप से और ना ही वो पूरा पर्वत है, वो क्या है, पठार है एक तरह से, यानी छोटा छोटा पहाड़ हम जिसे कह सकते हैं। इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोश है, यानी इन क्षेत्रों में क्या है, जहाँ पर पठार है यहाँ पर खनिज पाए जाते हैं, जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं और यहाँ पर बहुत सारे वन भी हैं, क्योंकि ये ज़्यादा ऊंचाई पर भी नहीं है और यहाँ पर जो है तापमान बढ़िया रहता है पेड़ पौधों के लिए। उसके बाद पढ़ते हैं भू उपयोग, यानी भू उपयोग कहाँ कहाँ और कैसे कैसे इनके प्रकार हैं। तो भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्य से किया जाता है, यानी जो भूमि के भू संसाधन है उनका उपयोग कैसे कैसे किया जाता है। पहला तो वन के रूप में वन होते हैं। उसके बाद दूसरा है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, यानी जो वो भूमि जिस पर कृषि नहीं हो सकती। तो उसमें कौन कौन सा आता है, बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, यानी ऐसी भूमि जो बंजर है जिस पर कृषि नहीं हो सकती, बंजर भूमि। उसके बाद जो दूसरा है वो गैर कृषि परियोजनाओं में लगाई गई भूमि, जैसे इमारतें, सड़क, उद्योग इत्यादि, यानी एक तो बंजर भूमि हो गई और दूसरी कौन सी हो गई, जहाँ पर सड़क बना दी, रेल लाइनें बिछा दी, इमारतें बना दी, उद्योग बना दिए। इससे क्या हुआ, जो भूमि थी वो कृषि के लिए अब नहीं बची। उसके बाद जो हमारा तीसरी भूमि का यूज़ है वो है प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, यानी तीसरा क्या है हमारा, एक तो हमारा प्रति के अतिरिक्त यानी प्रति भूमि वो जिस पर खेती हो सकती है, तो उसके अलावा जो और कृषि भूमि है तो स्थायी चरागाह होता था, अन्य गोचर भूमि, यानी ऐसी भूमि जिस पर चरागाह हैं, जिस पर गाय भैंसें चरती हैं, वहाँ पर भी हम खेती कर सकते हैं। विविध वृक्षों, वृक्ष फसलों तथा वनों के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है, यानी ऐसी भूमि जो वृक्ष हैं जिनमें, और अगर हम उन्हें काट दें, उन्हें साफ़ कर दें उपवनों को, तो वहाँ पर हम भी खेती कर सकते हैं। और अगर हम उपवन की भी खेती करना चाहें, कोई बाग लगाना चाहें, तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, कृषि योग्य बंजर भूमि, यहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती न की गई हो, यानी कृषि योग्य भूमि कौन सी है, जहाँ पर पिछले 5 साल से खेती न की गई हो और अब वहाँ पर कृषि हो रही हो, तो उसे क्या कहेंगे हम, कृषि योग्य बंजर भूमि, यानी ऐसी बंजर भूमि जिस पर अब कृषि की जा सकती है लेकिन पहले नहीं की जा सकती थी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रहता है वह प्रति भूमि, तो वर्तमान प्रति, जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो, यानी वर्तमान प्रति क्या है कि जहां पर एक वर्ष, ठीक है, एक वर्ष से एक या फिर उससे ज़्यादा साल से जो है खेती नहीं की गई, उसे हम क्या कहेंगे, एक वर्ष या उससे कम समय से खेती नहीं की गई, उसे हम वर्तमान प्रति भूमि कहेंगे, क्योंकि वो अभी जो है नई है भूमि और उसकी उर्वरता अभी ज़्यादा नहीं बढ़ी है। और जो हमारा 5 वर्ष था, जो कृषि के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि थी, उसमें क्या था हमारा कि 5 वर्ष से अधिक लंबी। उसके बाद अगला पॉइंट है वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि या पुरातन प्रति, जहां 1 से 5 वर्ष कृषि से खेती न की गई हो, यानी ऐसी भूमि वर्तमान प्रति के साथ साथ पुरातन प्रति भूमि भी हम इसे कह सकते हैं, जहां पर 1 से 5 साल के बाद भी खेती न की गई हो, ऐसी खेती को, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है शुद्ध, यानी निवल बोया गया क्षेत्र। अब ये क्या है, एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है। अब मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ इस चीज़ को, कि मान लो आपने एक खेती की, वो खेती जो फसल आपने उगाई वो बहुत लंबी है, उसके बाद आपने 20 सीज़न में उसी खेत में दूसरी खेती कर ली, तो अब क्या हुआ कि ये तो साथ में हो ही रही है, साथ साथ ये भी हो रही है और दोनों की कटाई हम एक साथ कर सकते हैं, तो इससे क्या हुआ कि हमारा फ़ायदा हुआ। तो इसे हम क्या कहेंगे, सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है, यानी इसे जो है हम सकल कृषित क्षेत्र कहेंगे और शुद्ध बोया गया क्षेत्र यही हमारा होता है। उसके बाद भारत में भू प्रारूप, यानी भारत में कैसे कैसे भूमि के प्रारूप हैं, किन किन प्रारूपों में भूमि है हमारे देश में। तो भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, सांस्कृतिक और परंपरा इत्यादि शामिल हैं। यानी हमारी भूमि कैसे कैसे उपयोग हुई उसको कौन निर्धारित करता है, बहुत सारे भौतिक कारक हैं, बहुत सारे मानवीय कारक हैं जो भूमि के उपयोग को निर्धारित करते हैं कि कैसे हम भूमि को यूज़ करें। उसके बाद आगे बढ़ें तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी भारत का पूरा क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, परंतु उसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं। अब जो हमारा पूरा 100% है उसमें से हमारे पास 93% जो हमारी भूमि है उसके आंकड़े ही अभी मौजूद हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी
उपलब्ध नहीं है। यानी हमारे पास 100% में से केवल हमारे पास 93% भूमि की ही जानकारी उपलब्ध है कि कैसी भूमि है, वो कैसे जो है उसमें क्या उगा सकते हैं, बस इतनी ही जानकारी है। उसके अलावा हमारे पास जो है 7% भूमि के ऊपर जो है हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि असम नीचे जो हमारे राज्य हैं, जो भी हमारे दक्षिणी तरफ, उनमें से केवल असम का जो है हमारे पास भू का पूरी जानकारी है। उसके अलावा किसी भी राज्य की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भू उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं किया गया है। यानी जो भूमि जम्मू कश्मीर की पाकिस्तान के कब्जे में है और जो चीन के कब्जे में है, उसका अभी भी सर्वेक्षण नहीं किया गया है कि कितनी भूमि जो है वो उनके कब्जे में गई और किस तरह की जो थी वो भूमि थी। उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, तो स्थायी चरागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। यानी जो हमारे स्थानीय चरागाह हैं, जो अपने गाय भैंस बैलों को चराते हैं, उनके पास भी अब भूमि कम रह गई है। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे। यानी अब हम जो है कैसे, बहुत सारी संख्या हो गई अब पशुओं की भी, तो हम पशुओं को कैसे फीड करें, कैसे उन्हें खिलाएंगे, अब उनके लिए चारा कहाँ से आएगा और इसके क्या परिणाम होंगे। वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि अनुपजाऊ है और इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है। यानी जो प्रति भूमि है उस पर ही हम खेती कर सकते हैं, उसके अलावा जो हमारी दूसरी भूमि है उस पर हम कृषि नहीं कर सकते, क्योंकि वो उपजाऊ नहीं है इतनी, और अगर हम उसे उपजाऊ बनाएंगे भी तो उसमें जो है बहुत सारा धन लग जाएगा, बहुत सारी कृषि लागत लगेगी उसमें, तो इसलिए ये भी फ़ायदेमंद नहीं है। अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है और इसी कारण इन फसलों के साथ क्या होता है कि 2-3 साल में एक आध बार इन्हें उगा देते हैं, बो देते हैं इन क्षेत्रों में, वरना ये खाली पड़े रहते हैं क्योंकि ये अनुपजाऊ होते हैं। और यदि इसे शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है तब भी भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। यानी अगर हम इसे जो हम क्षेत्र बोते हैं, जो उपजाऊ क्षेत्र है, अगर हम उसमें इस बंजर भूमि को मिला भी लें तब भी हमारा जो खेती होगी वो 54% हिस्से पर ही होगी, जबकि हमारे पास जो है 93% है, जिसमें से हम 54% हिस्से पर खेती कर पाएंगे। और इतना भी काफ़ी नहीं है हमारे देश के हिसाब से, जनसंख्या है जो हमारे देश की उसके हिसाब से। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र बोया जाता है। यानी हर राज्य में जो है क्षेत्र बोने के अलग अलग जो है भूमि आंकड़े हैं, जैसे कि हरियाणा और पंजाब में 80% भूमि पर खेती की जाती है और बाकी 20% भूमि पर लोग रहते हैं, जबकि इसके विपरीत अरुणाचल प्रदेश है आपका, मिजोरम है, मणिपुर है, और इन सब राज्यों में क्या होता है, हमारा अंडमान निकोबार है, इनमें क्या होता है कि 10% भूमि पर खेती करते हैं और बाकी लोग, रिहायशी लोग रहते हैं वहाँ पर। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1992 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वंचित है। यानी हमारे देश में जो राष्ट्रीय वन नीति चलाई गई 1952 में, उसमें क्या निर्धारित हुआ कि जो 33% भूमि है वो तो वनों के अंतर्गत आ गई अब, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफ़ी कम है। और अगर हम इसकी तुलना पूरी जनसंख्या से करें हमारी, तो हमारे पास वन बहुत कम है और लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि वन और भी कटते जा रहे हैं और हमारे पास इसलिए प्रदूषण बहुत हो रहा है। वह नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यानी 33% भूमि पर जो है हमारा वन होने ही चाहिए, अगर इससे कम होंगे तो हमारी ज़मीन को छीना भी जा सकता है। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि परियोजनाओं में लगाई गई भूमि कहलाता है। यानी जो भूमि है हमारी, उसका उपयोग जब हम करते हैं तो इस भूमि में क्या होता है कि एक भूमि जो उपजाऊ है और उसे तो हम गैर कृषि में लगा देते हैं, और दूसरा क्या होता है कि एक भूमि तो हमारी बंजर है ही और दूसरी हम गैर कृषि योजनाओं में लगा देते हैं, तो कृषि के लिए और पेड़ पौधों के लिए बहुत कम भूमि बची है। बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानों, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल है। यानी इन बंजर भूमि में क्या क्या शामिल है, चट्टानें, पर्वत, पहाड़, बड़े बड़े पत्थर, ये सब शामिल हैं। गैर कृषि परियोजनाओं में लगाई गई भूमि में बस्तियां, सड़कें, रेल लाइनें, उद्योग इत्यादि आते हैं। और जो गैर कृषि में बंजर, अभी हमने देखा कि कौन कौन से थे, मरुस्थलीय, चट्टान। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो गैर कृषि यानी कृषि में नहीं लगाए गए, उनमें क्या है, एक तो हमारा है बस्तियां बन जाती हैं, सड़कें, इमारतें, उद्योग बन जाते हैं, रेल लाइनें बन जाती हैं, बहुत सारे। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने
एवं लगातार भूउपयोग के कारण भू संसाधन का निम्नीकरण हो रहा है। और जब हम इतना सारा भूमि का उपयोग कर रहे हैं और उसका जो संरक्षण नहीं कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है कि भूमि निम्नीकरण होता जा रहा है। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर भी गंभीर आपदा आ सकती है। और इसके कारण क्या हो सकता है कि हमारा जो पर्यावरण है और समाज है उसमें भूमि का कटाव होने के कारण जगह कम बचेगी और लोग ज़्यादा होंगे, तो इससे बहुत बड़ी समस्याएं आ सकती हैं हमारे सामने। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो है भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। यानी भूमि निम्नीकरण, जो हमारी भूमि का कटाव हो रहा है उसका कैसे जो है हम उसे बचा सकते हैं। भूमि हमारी ख़राब हो रही है, प्रदूषित हो रही है, और उसके बाद कैसे उसे संरक्षित कर सकते हैं। तो भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी। यानी हमारे पूर्वज भी उपयोग कर लिए इस भूमि का, हमने भी कर लिया। अब हमें जो है अपनी भावी पीढ़ी के लिए इसको छोड़कर जाना है। हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं को 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। यानी हमारी जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनमें से 95% हम भूमि से प्राप्त करते हैं। मानव कार्यकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि का नुकसान पहुंचने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिल रहा है। अब जो हम मानव क्रियाकलाप है, यानी जो मानव कर रहे हैं चीज़ें, प्रदूषित कर रहे हैं वातावरण को, इससे क्या हो रहा है कि भूमि को तो नुकसान पहुंच ही रहा है, बल्कि जो भूमि को नुकसान पहुंचा रही है चीज़ें उनको भी यहाँ पर ताकत मिल रही है, वो भी स्ट्रांग होती जा रही है और भूमि और ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रही है। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। यानी भारत में अभी कितनी है? 13 करोड़ भूमि निम्नीकृत है। इसमें लगभग 28% भूमि निम्नीकरण वनों के अंतर्गत है, जिसमें से जो 28% भूमि है वो वनों में आती है। बल्कि 33% जो है भूमि आनी चाहिए, लेकिन अभी जो है 28% भूमि ही आती है। 56% क्षेत्र जल अपर्दित है और 56% क्षेत्र क्या है जो जल के कारण घिरा हुआ है। शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय है। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन ने भी भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। यानी 56% तो हमारे जलों के अंतर्गत आ जाती है, बाकी जो बचती है उसमें से 28% हमारे जो है वो वन है, और बाकी जो बची उस पर हम रहते हैं। तो हम जो रहते हैं उसमें भी पशुचारण, खनन, बहुत सारी क्रियाएं हम करते हैं, जिससे भूमि जो है निम्नीकृत और ज़्यादा हो रही है। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। यानी खनन के कारण क्या होता है कि बहुत सारे गड्ढे हो जाते हैं, खाइयाँ बन जाती हैं, क्योंकि उन्हें कोई भरने वाला तो है नहीं फिर एक बार यूज़ करने के बाद। तो वो नहीं बनी तो क्या होता है, वहाँ पर जो है वनों का कटाव होता है, धीरे धीरे और जगह ढूंढी जाती हैं। तो इससे वनोन्मूलन से क्या होता है कि भूमि निम्नीकृत होने लगती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। यानी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सब में क्या है कि बहुत ज़्यादा पशुओं को चराते हैं और इनका जो है भूमि का ध्यान नहीं रखा जाता है, इसलिए भूमि निम्नीकरण वहाँ पर हो रहा है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। और पंजाब में, हरियाणा में जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी उपलब्ध है, वहाँ पर उत्तर प्रदेश में वहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सिंचाई कर देते हैं, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण होती है। अति सिंचन से उत्पादन जलांतरांत भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। यानी अगर हम ख़राब पानी का यूज़ करते हैं तो इससे भी भूमि निम्नीकृत होती है, भूमि ख़राब होती है, क्योंकि उसमें जो है लवणीयता आ जाती है, क्षारीयता आ जाती है, जो कि ज़्यादातर मिट्टी के लिए सही नहीं है। अगर कम मात्रा में हो तो ठीक है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो दिक्कत पड़ती है। खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर और पीसना, और मृदा बर्तन उद्योग में चूने और सेलकड़ी के प्रयोग से बहुत मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। यानी जब हम बहुत सारी प्रक्रियाएं करते हैं, खनिज सीमेंट निकालते हैं, बालू निकालते हैं और बहुत सी चीज़ें जो भी हम करते हैं खनन को लेकर, उससे क्या होता है कि बहुत सारी धूल उड़ती है वायुमंडल में, और जो कि मिट्टी के ऊपर आकर जम जाती है। यानी वो उड़ेगी तो थोड़ी देर के लिए उड़ेगी, बाद में तो वो नीचे आनी है। उसके बाद वो क्या होता है कि ज़मीन पर जम जाती है। जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा के जल की सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। यानी जब उसके ऊपर इतनी परत जम गई मिट्टी की, सीमेंट की, तो इससे क्या होगा कि वो भूमि जो है पानी को सोख नहीं पाएगी और वो जो है उसकी निम्नीकरणता बढ़ जाएगी। क्योंकि आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप कहीं गए, किसी कमरे को आपने खुला छोड़ दिया, कुछ दिन बाद आप देखोगे कि कमरे में आओगे तो आपको धूल ही धूल दिखेगी पूरे कमरे में। क्यों? क्योंकि वो वायुमंडल में अभी भी उड़ रही है। अगर कहीं से भी थोड़ी सी भी जगह होगी अगर हवा के आने की, तो धूल उसके साथ आएगी ज़रूर। इस तरह से पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाले अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत हैं। यानी देश में हमारे जो उद्योग हैं हमारे, उनसे क्या होता है
कि उद्योग से जल निकलता है जो कि एसिडिक, बेसिक आपका अम्लीय, क्षारीय होता है। इससे क्या होता है कि ये भूमि पर जाता है और भूमि को खराब करता है और जल को भी ये प्रदूषित कर देता है। भूमि निम्नीकरण की समस्या को सुलझाने के कई तरीके हैं। वनारोपण और चरागाहों का उचित प्रबंधन इसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। यानी हमें जो है पेड़ तो लगाने ही है, यानी हमें जो है वनारोपण करना है, पेड़ लगाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके बाद हमें चरागाहों पर जो है नियंत्रण रखना है। पेड़ों की रक्षक मेखला, शेल्टर बेल्ट, पशुचारण नियंत्रण और रेतीली टीलों को कांटेदार झाड़ियों लगाकर स्तर बनाने की प्रक्रिया भी भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। यानी अब ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है वहाँ पर हम क्या करें, क्योंकि वहाँ पर पेड़ लगाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके लिए पानी चाहिए। अब इतना पानी उन क्षेत्रों में कहाँ आएगा, तो इसलिए कांटीली झाड़ियाँ हमें वहाँ पर लगानी होंगी, क्योंकि कांटे जो होते हैं, वो कांटों के जो पौधे होते हैं जैसे कैक्टस, वो बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है उन्हें, और उनकी जड़ जो होती हैं वो पानी कहीं ना कहीं से ले लेती हैं। इसलिए हमें जो है उन्हें लगाना होगा ताकि वो मिट्टी को और साथ रखकर मिट्टी को बचा सके। बंजर भूमि का उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिकी जल और परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। यानी इतने सारे तरीक़ों से हम जो है भूमि को संरक्षित कर सकते हैं। हमें प्रबंधन को उचित करना होगा, खनन पर नियंत्रण करना होगा, पेड़ लगाने होंगे, और आपको शेल्टर बेल्ट बता देता हूँ, रक्षक मेखला। रक्षक मेखला यानी जब हम सिंचाई करते हैं तो मिट्टी जो होती है वो पानी के साथ बहती है, तो हमें जो है लाइनें बनानी होंगी खेत में, ताकि यहाँ साइड में से पानी जाए और फिर लाइनें और फिर साइड में, यानी हमें जो है तो ऊंचे ऊंचे थोड़े थोड़े टीले बनाने होंगे उनके, एक तरह से हमें जो है क्रियाएँ बनानी होंगी ताकि जो है पानी जो है मिट्टी को ना बहा ले जाए। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। आगे जो है हम मृदा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।